हेलो दोस्तों, वेलकम जेके एसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर 2 है आपके मॉक टेस्ट्स का। तो पहले सेशन में हमने जीके के 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के इस सेशन में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस जनरल साइंस के। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज जो है ये आपके जेके एसबी सुपरवाइजर और जितने भी आपके जेके एसएसबी के एग्जाम है, जैसे पटवारी का है या जूनियर असिस्टेंट का है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस सेक्शन में हम करेंगे जनरल नॉलेज के जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस। तो पिछले जो लेक्चर नंबर 1 था इसका, तो उसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जनरल नॉलेज के। तो उम्मीद है आपने वो जो लेक्चर है वो ऑलरेडी देखा होगा। अगर नहीं देखा अभी तक तो आप प्लीज़ वो भी देखें। इससे पहले भी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी हमने हर एक टॉपिक या हर एक सब्जेक्ट पे डिस्कस किए हैं। साइंस है या जनरल साइंस है या कंप्यूटर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज जो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही होगी और हेल्पफुल भी लग रही होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके लास्ट मोमेंट में। ठीक है, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारे लेक्चर जो है इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ सन। तो यहाँ पे बात हो रही है सोलर पैनल्स की। तो ये क्वेश्चन जो है ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसी टॉपिक का है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स। तो जो सोलर पैनल्स हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ सन। और वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो ट्रैक करती है मूवमेंट ऑफ सन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी सोलर पैनल लगी है तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है पीछे से, वो क्या करता है, वो इसको अलाइन करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सन की रेज जो है वो आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायरेक्शन में है सन, तो ये इसी डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि इसी साइड से इसको जो अलाइनमेंट है वो रखेगा। और फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी लाइट यानी कि सन की डायरेक्शन अगर यहाँ पे जो लाइट की डायरेक्शन वो अगर चेंज होगी तो इसका अलाइनमेंट भी यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ पे ये ट्रैक करता है मूवमेंट का, किसका, सन का मूवमेंट करता है। सन का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रैक करता है, उसी हिसाब से इसको फिर सोलर पैनल्स को अलाइन भी करता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, सोलर रिफ्लेक्टर्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स या सोलर ट्रैकर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सोलर ट्रैकर्स। तो यहाँ पे पीछे से लगा होता है सोलर ट्रैकर। तो वो क्या करता है, वो ट्रैक करता है क्या, इस सनलाइट को, जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगी तो इसी डायरेक्शन में इसको फिर अलाइन करता है किनको, सोलर पैनल्स को। और सोलर पैनल का काम क्या है, ये करते कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द, यहाँ पे इज है, what is the primary disadvantage of using fossil fuels such as a source of energy। तो हमें बताना है जो फॉसिल फ्यूल्स की प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है। जो कि फॉसिल फ्यूल्स जो है ये हम करते हैं यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है फॉसिल फ्यूल्स की प्राइमरी डिसएडवांटेज जो है वो क्या है। देखिए, अगर पहले हम यहाँ पे सोलर फ्यूल्स की हम बात करेंगे, सोलर फ्यूल्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका कोल, इसमें आता है आपका ऑयल, इसमें आता है आपका नेचुरल गैस। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं फॉसिल फ्यूल्स। और ये सारे क्या है, इनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कोल की बात करेंगे, कोल में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। एक तो इसमें कार्बन होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन, इसमें होता है ऑक्सीजन और इसमें होता है नाइट्रोजन। तो ये मेन कंपोनेंट्स है किसके, कोल के। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कोल की जो टाइप्स देखेंगे कौन कौन सा है, एक तो है लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट और बिटूमिनस। तो ये तीन क्या है, ये 3 वैरायटीज है किसकी, कोल के। ये 3 टाइप्स हैं कोल के। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंथ्रासाइट की बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा है कंसंट्रेशन होती है कार्बन की। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में होती है, एंथ्रासाइट में। और सबसे कम होती है किसमें, लिग्नाइट में सबसे कम होती है किसकी कंसंट्रेशन, कार्बन की। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है जो एंथ्रासाइट होता है ये क्या होता है, ये होता है हार्डेस्ट, यानी कि इनमें से हार्डेस्ट जो है कोल वो ये है, एंथ्रासाइट होता है हार्डेस्ट। और अगर हम यहाँ पे लिग्नाइट की बात करेंगे, लिग्नाइट क्या है, एक तो ये सॉफ्ट होता है और प्लस इसमें कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो इसको कहा जाता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोल की बात करें, कोल हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोल हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पे हम कोल करते हैं यूज़ किसके लिए? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए हम इसको कोल को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, किनमें? थर्मल पावर प्लांट्स। और थर्मल पावर प्लांट से जो पोल्यूटेंट निकलता है वो कौन सा होता है? वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये मेन पोल्यूटेंट है किनका? इनका थर्मल पावर प्लांट्स का, ठीक। तो ये था यहाँ पे कोल के बारे में। इसी तरह है ऑयल है और नेचुरल गैस भी है। देखिए अगर हम ये देखेंगे मीथेन जो है, मीथेन यानी कि CH4, तो CH4 ये भी क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है? नेचुरल गैस है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल गैस है, ये भी आता है नेचुरल गैस में, कौन सा? मीथेन। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। देखिए अब अगर यहाँ पे ऑयल्स में से बात करेंगे पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। तो अगर आपको आएगा क्वेश्चन कि ब्लैक गोल्ड जो है ये किसको कहते हैं, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल्स की। हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, ये गलत है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, एक तो इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, ये मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है? ये है नॉन रिन्यूएबल। तो जो नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड होती है। और इनकी वजह से क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, जो मैंने अभी बताया। कोल से जो कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है? SO2। डिपेंडेंस ऑन वेदर कंडीशन ये रॉन्ग है। इसी तरह इनकॉन्सिस्टेंट एनर्जी आउटपुट भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है इनकी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी इनसे होता है, किनके? बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या? हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन अ न्यूक्लियर प्लांट? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो वो कैसे जनरेट होती है। देखिए जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट जो है इनमें कौन सा मतलब फ्यूल यूज होता है? इनमें यूज होता है यूरेनियम। और यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप? यूरेनियम का U-235 हम यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना। यूरेनियम का क्या होता है यूज? एज ए फ्यूल। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में कोल हम यूज़ करते हैं, इसी तरह हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम यूज़ करते हैं। और कौन सा आइसोटोप? यूरेनियम 235। तो यहाँ पे हमें बताना कैसे यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ये रॉन्ग है, क्यों? फॉसिल फ्यूल्स हम यहाँ पे बर्न नहीं करते, यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम हम यूज़ करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स हम करते हैं यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स में। थ्रू द यूज़ ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स, यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल्स भी नहीं यूज़ होती हैं। बाय स्प्लिटिंग द एटम्स ऑन ए रिएक्टर टू रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो एटम्स होते हैं इनको क्या किया जाता है? इनको स्प्लिट किया जाता है और यहाँ से फिर क्या है? नए यहाँ पे एलिमेंट्स या एटम्स बन जाते हैं और प्लस यहाँ पे फिर एनर्जी बन जाती है और यही एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उससे हम जो एनर्जी है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस जनरेट करते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन बाय स्प्लिटिंग द एटम्स ऑन ए रिएक्टर टू रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है? जो क्या होते हैं इनको कहते हैं एटम्स, जब क्या करते हैं इनको ब्रेक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, यहाँ फिर नए जो एटम्स हैं वो बन जाते हैं, प्लस यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो यूरेनियम 235 यहाँ पे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। देखिए जो प्लांट्स क्या करते हैं ये ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, कहाँ? सॉइल से। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है? नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जो नाइट्रोजन का साइकिल है तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जो N2 यानी कि नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये पहले कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये होता है कन्वर्ट अमोनिया में, अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया की फार्मूला क्या है? इसकी फार्मूला NH3, ठीक है। और फिर अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट, ये नाइट्राइट में होता है और इसकी जो फार्मूला है वो है NO2- नेगेटिव। और ये नाइट्राइट जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रेट में, नाइट्रेट। देखिए एक है नाइट्राइट एक है नाइट्रेट, और नाइट्रेट की फार्मूला क्या है? वो है NO3- यानी कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन के एटम है। और फिर नाइट्रेट जो है
नाइट्रेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं और ये प्लांट्स फिर इनको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सॉइल, ठीक है। और जो कुछ नाइट्रेट जो है ये फिर इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है वापस N2 में। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखिए जो ये नाइट्रोजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है अमोनिया में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया। और ये अमोनिया जो है ये किस में फिर कन्वर्ट होता है, ये होता है नाइट्राइट में, ठीक है। वो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, इसको कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। और ये जो नाइट्रेट किस में वापस फिर चला जाता है N2 में, यानी कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, इसको कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो यहां पे आपको ये भी याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहां पे डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें, ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, ये करता है सीडोमोनास। सीडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करता है। इसी तरह अगर नाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे, नाइट्रिफिकेशन कौन सा करता है, ये करता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये इसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही बात करेंगे, वो है राइजोबियम। राइजोबियम, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करता है, ये करता है कन्वर्ट N2 टू अमोनिया, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो प्लांट्स हैं ये क्या फिर यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं नाइट्रेट, तो यही यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये प्रोसेस भी आप यहाँ पे याद रख लेना है। देखिए अब अगर यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट जो है जो ये ऑब्टेन करता है, वो कौन है, वो है रूट हेयर्स। जो रूट के हेयर्स होते हैं वही ये ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सॉइल, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट फिर प्लांट्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है कन्वर्ट फिर अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड, और कहाँ पे होते हैं, लीव्स में। लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर अमीनो एसिड्स में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो नाइट्रेट्स हैं दे गेट रिड्यूस्ड इनटू अमीनो एसिड्स, और कहाँ पे, ये लीव्स में हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये क्या है, ये है नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The deficiency of each of the following nutrients in plants cause chlorosis। ठीक है, तो हमें बताना क्लोरोसिस क्या है, ये एक डिजीज है प्लांट्स की, तो हमें बताना है ये किन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिंक, पोटेशियम, मैंगनीज और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे क्लोरोसिस की बात करेंगे, ये क्या है, ये एक डिजीज है जिसमें जो प्लांट लीव्स जो है उनमें क्लोरोफिल जो है वो इनसफिशिएंट होता है। इनसफिशिएंट, जब एक लीफ में क्या होता है, इनसफिशिएंट क्लोरोफिल होता है, तो उसकी वजह से एक बीमारी आ जाती है, उसको कहा जाता है क्लोरोसिस, ठीक है। और ये किन की वजह से होता है, देखिए एक तो मैग्नीशियम, मैंगनीज, इसी तरह आयरन की वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, और पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और है नेक्रोसिस, एक और डिजीज है नेक्रोसिस। ये भी इनके प्लांट्स की डिजीज है नेक्रोसिस, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेथ ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि जो प्लांट सेल्स की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ प्लांट सेल्स, और इसको कहा जाता है नेक्रोसिस। और ये किन की वजह से होता है, ये होती है ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह कॉपर या पोटेशियम, तो इनकी वजह से ये डिजीज हो जाती है नेक्रोसिस। तो दो डिजीज है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। क्लोरोसिस क्या है, जब इनसफिशिएंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है किनमें, लीव्स में, और होता है किनकी डेफिशिएंसी की वजह से, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक या पोटेशियम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What happens in the body of a person who is suffering from dengue fever। तो हमें बताना है जो अगर कोई पर्सन जो है सफ़र कर रहा होगा किसी डेंगू फीवर में से, तो उसकी बॉडी में यानी कि उसको क्या हो जाता है उस डेंगू फीवर की वजह से। हिज प्लेटलेट्स डिक्रीज, हिज शुगर लेवल इंक्रीज, हिज शुगर लेवल डिक्रीजेस या हिज प्लेटलेट्स इंक्रीज। देखिए शुगर की यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात होती है हो रही है किनकी, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, यानी कि हिज प्लेटलेट्स डिक्रीज। देखिए तो अगर हम यहाँ पे फिर डेंगू फीवर की बात करेंगे, ये डायरेक्टली किसको अटैक करता है, ये अटैक करता है आपके, एक मिनट, ये अटैक करता है आपके बोन मेरो को,
बोन मेरो। तो ये डायरेक्ट अटैक करता है किनको, बोन मेरो को यहाँ पे अटैक करता है। और बोन मेरो ही क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे प्लेटलेट्स जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं। प्लेटलेट प्रोडक्शन जो है वो यहीं पे हो जाती है। देखिए जब बोन मेरो की को ही अटैक करेगा कौन, डेंगू फीवर, तो ऑब्वियसली जो प्लेटलेट काउंट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए एक जो ये कंडीशन है जिसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट काउंट, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, यह जब क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो है आपका, प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन देखेंगे प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की फंक्शन क्या है, ये करते हैं मतलब किसमें हेल्प, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स में ये हेल्प करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए फॉर एग्जांपल जब भी कभी इंजरी हो जाती है किसी भी बॉडी पार्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स को जो है वहाँ उनको क्या हो जाती है, उनको सिग्नल हो जाती है, और फिर ये कहाँ पे आ जाती है, ये इसी जगह पे आ जाती है जिस पे ये मतलब जख्म लगा होता है, यहाँ पे इंजरी लगी होती है। तो यहाँ पे आके फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक क्लॉट बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है इनके अगर ये क्या हो जाएंगे, इनका काउंट हो जाएगा डिक्रीज, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और कहाँ पे बनती है, बोन मेरो में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट ट्रीटेड अंडर डीपीटी वैक्सीन। तो कौन सी डिजीज है जो डीपीटी वैक्सीन के अंडर मतलब की वजह से ट्रीट नहीं होती है। तो पहले अगर हम यहाँ पे डीपीटी की फुल फॉर्म देखेंगे, डीपीटी क्या होता है, ये होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो ये इसकी फुल फॉर्म, कभी कभार ये पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे पर्ट्यूसिस का एक और नाम है, इसको कहा जाता है वूपिंग कफ भी इसका मतलब इसको कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम टेटनस की बात करेंगे, इसको कहा जाता है लॉक जा इसको कहा जाता है। और ये तीनों जो है, तीनों क्या है, ये तीनों है बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हो जाती हैं। इनका जो एजेंट है वो बैक्टीरिया ही है, यानी कि बैक्टीरिया जो इनका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिनकी वजह से ये तीनों बीमारियां हो जाती हैं। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या टेटनस। देखिए एक तो ये इन तीनों डिजीज को क्या करता है, क्योर करता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछा जाता है किस डिजीज को ये ट्रीट नहीं करता है, वो है टाइफाइड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। ठीक है। तो एक और वैक्सीन है वो है बीसीजी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एफडब्ल्यू के एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और ये जो है ये किसके लिए है, ये है टीबी के लिए, यानी कि इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टीबी, यानी कि टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर यहाँ पे पोलियो की बात करेंगे, पोलियो क्या है, ये एक वायरल डिजीज है। पोलियो एक वायरल डिजीज है। और कौन सा वायरस है, ये एंटीरो वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से ये पोलियो हो जाती है। ठीक है। और ये कहाँ से मतलब इंसान में चला जाता है ये वायरस, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये वाटर और फूड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एंटर हो जाता है किसमें, बॉडी में। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक। तो बीसीजी किसके लिए, बीसीजी है टीबी के लिए। और ये डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या टेटनस, ये किस के लिए है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस के लिए। ठीक है। तो टाइफाइड का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वाज। तो फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन कौन सा था, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका एक और नाम है शॉर्ट फॉर्म ओपीवी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, टेटनस वैक्सीन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि स्मॉल पॉक्स। ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड जिनर। तो ये वैक्सीन पे हमने पूरे 3 लेक्चर्स लाए हैं। आई होप आपने वो ऑलरेडी देखे होंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप वो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ठीक है।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फीटस रिसीव्स सम एंटीबॉडीज फ्रॉम हर मदर। जो फीटस होता है, बच्चा होता है, तो वो एंटीबॉडीज लेता है कहाँ से, मदर से, थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से वो लेता है एंटीबॉडीज। तो हमें बताना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, नेचुरली एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए पेसिव इम्यूनिटी क्या होती है और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे, एक है पेसिव और दूसरी क्या है, दूसरी है एक्टिव। पेसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए अगर हम पहले करेंगे बात पेसिव इम्यूनिटी की, पेसिव इम्यूनिटी जो है इसमें एंटीबॉडीज जो है ये दिए जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज ये आउटसाइड से लाए जाते हैं और एक पर्सन को यानी कि दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेसिव इम्यूनिटी में पेसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द होस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई होस्ट है, यानी कि हम पर्सन की बात करेंगे, तो यहाँ से हम एंटीबॉडीज लाते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो इसको यहाँ पे अपना एंटीबॉडीज जो है बनाना नहीं पड़ता है, वो इसको बाहर से मिलता है। तो ऐसी इम्यूनिटी को कहा जाता है पेसिव इम्यूनिटी। और अब अगर यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो ये पर्सन होता है ये खुद ही डेवलप क्या करता है, एंटीबॉडीज यहाँ पे डेवलप करता है। जब भी इसको कोई फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन लग जाता है तो इसकी बॉडी जो है वो खुद ही इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यहाँ पे डेवलप करती है, तो फिर उसको ये अटैक करती है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम 1 साल बाद, 10 साल बाद या कभी भी यही अटैक जो इसको हो जाता है, तो फिर इसको एंटीबॉडीज जो है यहाँ पे मतलब ऑलरेडी बनी होती है, तो इसको ये इजीली यहाँ पे वापस अटैक कर पाता है। तो ये जो इम्यूनिटी एक्टिव जो है ये होती है लॉन्ग लास्टिंग, ये होती है लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। और ये जो है जो ये है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इट लास्ट्स ओनली फॉर वीक्स या मंथ्स के लिए रहती है। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो है ये होती है लॉन्ग लास्टिंग। और जो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसी एक्टिव इम्यूनिटी की, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी खुद ही अंदर से डेवलप करता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर से एंटीबॉडीज लाए जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे साइड इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो जल्दी डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी यहाँ पे जल्दी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को ना मतलब कुछ काम करना नहीं पड़ता, बाहर से लाया जाता है एंटीबॉडीज और यहाँ पे इन्फ्यूज मतलब अंदर डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा स्लो है, लेकिन ये क्या ही है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, अब जो फीटस को मिलता है क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे फीटस की बात करेंगे, इसको मिलता है बाहर से, यानी कि मदर से इसको मिलता है, तो यहाँ पे ये कौन सी ये हुई पेसिव इम्यूनिटी। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है। देखिए जो फीटस को मिलता है ये क्या, इसको मदर से मिलता है, तो ये क्या, ये नेचुरल है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरली एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी। इसी तरह जो मिल्क लेता है एक बेबी मदर से, तो वो भी क्या है, उस मिल्क से उसको कुछ एंटीबॉडीज मिलते हैं, वो भी होती है नेचुरली एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेम द डे दैट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। कौन सा डे मनाया जाता है एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जून 5, जून 6, जून 8 या जून 10। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है जून 5, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है एज एनवायरमेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।